स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस सूक्ष्म जीव है ना। तीसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो चलिए, बहुत दिनों से साइंस हुआ नहीं था, 2 चैप्टर हुआ है, पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ है और आज तीसरा देख रहे हैं। अगर पिछला चैप्टर ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से मिल जाएगा। वहाँ पे आपको साइंस में जाइएगा, 8 क्लास का साइंस, एक लाइन से चैप्टर वाइज मिल जाएगा है ना वीडियो। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल में ज्वाइन बटन आ गया है। अगर किसी को कोई ज्वाइन करना चाहते हैं हमको, तो आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। अब देखिए ज्वाइन होता क्या है, तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिलता है ज्वाइन बटन, और वो लोग ज्वाइन करवाते हैं कुछ पैसा लेकर के, मतलब पैसा कुछ लगता है उनको, आप ज्वाइन कर सकते हैं पैसा दे करके मंथली। लेकिन हम तो उतना बड़ा खैर यूट्यूबर नहीं है, लेकिन हमको अभी ये बहुत जल्द मिल गया, पता नहीं क्यों यूट्यूब वाला क्या देखा और हमको बहुत जल्द ही ज्वाइन बटन दे दिया, मेंबरशिप का ऑप्शन दे दिया। तो अगर आप चाहें तो बहुत छोटा रकम रखे हैं है ना, तो मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कुछ सपोर्ट की नीयत से, है ना। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गए। ज्वाइन बटन होता क्या है स्पेशली कि जैसे बड़ा बड़ा यूट्यूबर्स हो गए तो उन लोग ऑफर दे देता है कि हमको महीना इतना पेड कीजिए तो हम आपसे महीना में 1 दिन बात करेंगे, या कुछ आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे, या आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो इस तरह का रहता है। अब हमको तो भाई फ्री में कोई बात नहीं करता है, तो कोई पैसा देकर कौन बात करना चाहेगा, है ना। तो पैसा की नीयत से नहीं, वैसा बात करने का नीयत से नहीं, बात तो करेंगे ही, लेकिन कुछ सपोर्ट हो जाए उसके नीयत से, है ना। ताकि आप मेरा वीडियो देखते होंगे, क्वालिटी उतना खास नहीं रहता है ना। और इतना खास क्वालिटी ना होने पर भी आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट दिया, आप लोगों का प्यार बना रहा, तो इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बाहरी क्वालिटी को नहीं देखा, अपने अंदरूनी क्वालिटी को देखा और हमारे साथ जुड़े। तो थोड़ा सा अगर सपोर्ट आप लोग का मिल जाए तो क्वालिटी भी सुधर जाएगा। क्वालिटी भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सुधारें। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कोशिश करेंगे अच्छा क्वालिटी, अच्छा कैमरा, अच्छा ये सब करके और अच्छा क्वालिटी दे सके। तो इसलिए अगर आपसे हो सके तो सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमको, ताकि आपसे कुछ सपोर्ट मिले तो हम आगे आपके लिए और अच्छा क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। और नहीं कीजिएगा तो चलेगा, बस जुड़े रहिए, वीडियो देखिए, है ना। बाहरी क्वालिटी सुधर जाएगा धीरे धीरे, अंदरूनी क्वालिटी को देखिए, समझिए यहाँ पे, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होता क्या है। देखिए तीसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंस का 8 क्लास। तो सबसे पहले देखिए सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है, तो अगर आप चाहे तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम यहाँ पे समझाएं तो ये गंदा ना हो, है ना। इसलिए आपको स्लाइड करके समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट्स भी कर सकते हैं अच्छे से, है ना। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म मतलब समझ में आ रहा है, सूक्ष्म क्या चीज होता है, बहुत छोटा को सूक्ष्म कहते हैं, है ना। बहुत ही छोटा रहे तो उसको सूक्ष्म कहते हैं। और जीव मतलब तो जानबे करते हैं, जीव जंतु जानते हैं ना। तो सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा जीव। कितना छोटा, इतना छोटा, या इतना छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा, तो इतना छोटा से भी और छोटा है, मतलब इतना छोटा मतलब देख ही नहीं सकते हम। ये जो आँख है ना, इन नग्न आँखों से अगर इसे देखें तो नहीं दिखेगा, इतना छोटा, ठीक है। तो वैसा जीव, सूक्ष्म जीव क्या है, वैसा जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो कैसे देखते हैं, तो उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग गिलास, या जिसको आवर्धक लेंस कहते हैं, या माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बिना माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग गिलास यानी कि आवर्धक लेंस से हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव हुआ, क्लियर है। तो सूक्ष्म जीव का अगर डिफिनेशन पूछ दे, या डिफिनेशन पूछे चाहे ना पूछे, नॉलेज होनी चाहिए, है ना, जानकारी तो होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव क्या है, तो ऐसा जीव जो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमको आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक, क्लियर है। अब क्या क्या आता है सूक्ष्म जीव में, तो देखिए जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, कवक, फंजाई जिसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ, इंग्लिश में प्रोटोजोआ है, शैवाल जिसको
अलगाई कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ हमको दिखाई देगा, इसका संरचना देखे हैं तो कहाँ, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो नहीं देखे होंगे, किसको देखे, कवक, फंजाई। जैसे ब्रेड होता है जब 4-5 दिन हो जाता है, यानी जिसको बासी ब्रेड कहते हैं, तो उसमें काला काला धब्बा दिखेगा, काला काला धब्बा आ जाता है। तो धब्बा जो दिख रहा है वो क्या चीज़ है, वो कवक होता है ना, फंजाई, वो फंजाई है, कवक है, ठीक है। इसी तरह कोई भी खाने का पदार्थ है या अचार हो गया, उसमें भी सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है, जिसको फफूंदी कहते हैं, फफूंदी सुने हुए है ना। तो सफ़ेद सफ़ेद धब्बा या काला काला धब्बा जो फफूंदी जिसको कहते हैं, तो वो एक कवक है ना, वो सूक्ष्म जीव है। तो किस प्रकार का सूक्ष्म जीव, कवक है ना। कवक, और इसको क्या बोल सकते हैं, मशरूम एक होता है, मशरूम जानते होंगे, मशरूम। तो ये मशरूम भी एक तरह का कवक है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ भी नहीं देखे होंगे, वो दिखेगा, शैवाल का रूप देखे होंगे आप। शैवाल क्या है, तो शैवाल जैसे पानी में होता है, नदी तालाब ये सब में हरा हरा दिखा होगा आपको, देखे होंगे है ना। या पानी के ऊपर हरा परत चढ़ जाता है या हरा दिखाई देने लगता है पानी, है शैवाल, अलगी, वही शैवाल है ना। तो वो भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है, ठीक है, क्लियर है। तो सूक्ष्म जीव का ये सब प्रकार है। इसके अलावा भी और सब होता है, माइकोप्लाज्मा भी होता है, ये सब। तो फिलहाल हमको 8 क्लास में इतना सूक्ष्म जीव के प्रकार जानना है, इसके बारे में फिर अलग से डिटेल से पढ़ना है आगे। जीवाणु क्या है और इसका संरचना कैसा होता है, ये क्या करता है, कहाँ होता है, ये सब स्पेशल सबके बारे में पढ़ना है। ये अलग अलग साइंस का ब्रांच है ना, यहाँ पे बस बेसिक समझना है 8 क्लास में। अदरवाइज अगर इसके अंदर घुस जाइएगा तो जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो बैक्टीरिया का या जीवाणु का एक अलग विज्ञान है, अलग ब्रांच है, तो वो पूरा विज्ञान पढ़ना हो। कवक का भी एक अलग विज्ञान है ना। इस तरह अलग अलग जीवों का अलग अलग विज्ञान है। तो फिलहाल हमको उतना नहीं जानना, अभी हमको जानना है सिर्फ हल्का फुल्का, मतलब बेसिक। इसको फिर भी कोशिश कर रहे जितना हो सके समझाने का, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव क्या है, तो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और लेंस और सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से देख सकते हैं। बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, कहीं कहीं पे देखिए विषाणु, एक विषाणु भी होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। विषाणु मतलब वायरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसे अभी चला हुआ है कोरोना वायरस, है ना। तो ये विषाणु, तो विषाणु भी क्या होता है, इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसमें इसको देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसको सूक्ष्म जीव में नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि देखिए सूक्ष्म जीव मतलब जीव जंतु, जीव किसको बोलते हैं, जिसमें जान हो। लेकिन ये विषाणु जो होता है ना, ये इसमें जान होता भी है, नहीं भी होता है, मतलब ये निर्जीव भी होता है और सजीव भी, दोनों के बीच का कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। मतलब क्या है, तो विषाणु जो है ना, अगर वो जैसे बाहर रहे कहीं पे वायुमंडल में रहे तो वो मृत रहता है, और कोई जीवित शरीर में चला जाए, जिंदा शरीर में चला जाए, जिंदा जंतु या जीव के शरीर में चला जाए तो वो जिंदा हो जाता है। ऐसे रहेगा बाहर तो मरल रहेगा, और जैसे शरीर में घुसा जिंदा हो जाता है ना। तो इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन ये भी सूक्ष्म है लेकिन जीव नहीं। जीव कब है, जब शरीर में चला जाए, बाहर में जीव नहीं है, निर्जीव है, ठीक है। तो एक विषाणु है, तो इससे भी खतरनाक बीमारी होता है, अभी कोरोना वायरस जैसे आ गया है, तो ये सब है, ठीक है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सभी जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, पानी, हवा, मिट्टी, जंतु के शरीर, बर्फीली, गर्म, सब जगह में, मतलब पानी में भी, हवा में भी, और मिट्टी में भी, यहाँ तक कि जंतु के शरीर में भी, शरीर के बाहर भी और शरीर के अंदर भी रहता है ना। जैसे जंतु माने मनुष्य भी, जंतु का, जंतु में क्या, मनुष्य भी आता है ना। इंसान के शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। बैक्टीरिया सब पाया जाता है, पढ़े होंगे ना। तो बैक्टीरिया सब यानी सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर भी पाया जाता है, बाहर भी पाया जाता है, ठीक है। वो बर्फीली में भी रह सकता है, बर्फीली में बहुत ठंडा जगह में भी रह सकता है, गर्म जगह में भी रह सकता है। मानी ये सूक्ष्म जीव ऐसा है जो हर जगह उपस्थित है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ है तो वहाँ नहीं रहेगा, या बहुत ज़्यादा गर्म कोई चीज़ है तो वहाँ नहीं रहेगा, वो सब जगह रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ रहते हैं, तो सब जगह है, नहीं सबको लिख देना, क्लियर है। आगे देखते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसा जीव, एक कोशिकीय, मतलब सिर्फ एक ही कोशिका होता है।
है ना। तो सब में होता है लगभग, मतलब अधिकतर सूक्ष्म जीव लिख सकते हैं, अधिकतर सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक ही कोशिका होता है, यूनिसेल्युलर जिसको बोलते हैं ना। कोशिका में पढ़े थे, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। तो अधिकतर जीव जो है सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग में बहुत सारा कोशिका है, लाखों करोड़ों है, लेकिन सूक्ष्म जीव में क्योंकि इतना छोटा है कि उसको तो देख ही नहीं सकते हैं, तो उसमें कितना कोशिका रहेगा, एक कोशिका रहता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी है और शत्रु भी है, मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। तो कैसे उपयोगी है, कैसे हानिकारक है, स्पेशल इसी को डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। सूक्ष्म जीव के बारे में तो जान गए क्या चीज़ है, कितने प्रकार है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली पढ़ना हमारे ये मित्र कैसे है और शत्रु, मतलब दोस्त कैसे है, दुश्मन कैसे है, उपयोगी कैसे है, हानिकारक कैसे है। और उपयोगी है तो कहाँ कहाँ उपयोगी है, और हानिकारक है तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हानिकारक है, ठीक है। तो उसको स्पेशल पढ़ना है। तो चलिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट ना लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे देखेंगे उपयोगी कैसे है, ठीक है। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव उपयोगी कैसे है, ठीक है। तो उपयोगी पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका अनुपयोगी हानिकारक देखेंगे। यानी उपयोगी मतलब क्या है, हमारे मित्र है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे है या हमारे लिए उपयोगी कैसे है। तो देखिए समझिए, सूक्ष्म जीव जो होता है ना, उसका प्रयोग से, उसका उपयोग से केक, दही, ब्रेड, जलेबी, इडली, एल्कोहल आदि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी केक, दही, ब्रेड ये सब जो खाते हैं, ये खाने वाला चीज़ है। तो इन सभी को बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चाहे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी हम हाथ से पकड़ के सूक्ष्म जीव नहीं लगाते हैं, है ना, या कहीं कहीं पे लगाना भी पड़ता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सूक्ष्म जीव का ही हाथ होता है इन सभी को बनने में। कैसे, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले केक, ब्रेड ये सब एक ही में आ जाएगा, इडली सब है ना। तो केक, ब्रेड, इडली ये सब में क्या होता है देखते होंगे, स्पंज जैसा संरचना होता है। स्पंज यानी कि स्पंज किसको बोलते हैं, स्पंज या उसको खमीर उठ जाता है बोलते हैं, खमीर उठना बोलते हैं। यानी एकदम साधारण भाषा में कहे तो क्या कह सकते हैं, जैसे ब्रेड फूला हुआ रहता है एकदम मुलायम ऐसे, इडली भी होता है वैसे, ब्रेड भी होता है, केक भी होता है। तो ये सब मुलायम यानी फूल कैसे जाता है, तो वो खमीर होना जिसको खमीर बोलते हैं। और उसमें छिद्र भी रहता दिखता है, हल्का हल्का छिद्र भी दिखता है ब्रेड में। ऐसा ब्रेड है मान चलिए, तो वो एक तो स्पंज एकदम पूरा मुलायम रहता है, इसमें हल्का हल्का छिद्र भी होता है ना। तो क्या होता है, कैसे होता है, तो सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। तो कैसे देखिए, एक सूक्ष्म जीव ईस्ट भी होता है ना, ईस्ट क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। तो ईस्ट ही यहाँ पे उत्पन्न होता है। उसका जो घोल बनता है ब्रेड बनाने के लिए या इडली बनाने के लिए या ये केक बनाने के लिए, उसका घोल तो बनेगा ना। जैसे इडली बनाने के चावल का घोल बनेगा, तो उस घोल में ईस्ट उत्पन्न हो जाता है। जैसे आटा गूंथ दिए है ना, ब्रेड व्रेड इडली बनाने के लिए आटा गूंथे या जो भी घोल बना है, तो उस आटे में, उस गूंथे हुए आटे में या घोल में ईस्ट आ जाता है। ईस्ट उसमें जन्म कर जाता है। ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है। और वो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट जब सांस लेता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट सांस ले रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण देखिए, जब भी आटा को जैसे गूंथते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। गूंथते गूंथते जितना गूंथिएगा थोड़ा सा उसका आयतन बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा आयतन जो है बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है, तो ये CO2 गैस ही उसको समझिए फुला देता है ना, थोड़ा सा सभी तरफ से। तो इसलिए आयतन बढ़ा हुआ दिखता है। और यही CO2 गैस जब इसको आटे को, गूंथा हुआ आटे को जब तावा में या जो है रोटी वोटी बनाने के लिए जब उसको डाला जाता है, तो जब गर्म किया जाता है मतलब, तो CO2 गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, CO2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब जब बाहर निकलता है तो इसीलिए यहाँ छिद्र हो जाता है, छिद्र है ना, वो तो वही छिद्र दिखाई देता है। तो कहाँ से क्या, वहाँ से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है और उस सूक्ष्म जीव का उपयोग हो रहा है। चाहे तो हम डायरेक्टली इसको तो नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो वहाँ पे उपयोग हो रहा है सूक्ष्म जीव का, है ना। तो उस सूक्ष्म जीव के कारण ही वो फूला हुआ खमीर उठ जाता है, जिससे कि खाने में टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब खाने का चीज़ें हैं।
जिसमें ईस्ट का उपयोग होता है, अल्कोहल में भी होता है, शराब बनाने में भी होता है ना। तो ये सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और कहाँ उपयोग होता है, तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, पर्यावरण को शुद्ध बनाने में। कैसे, तो यहाँ पे भी देखिए डायरेक्टली हम नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली हो जाता है, लेकिन है ना। तो सूक्ष्म जीव हर जगह है, ये तो पता चल गया पिछला देखिए इससे पहले। तो हम सूक्ष्म जीव तो इतना छोटा है कि उसको पकड़ के थोड़ी कहेंगे कि तुम ऐसा करो, वो अपने आप, वो प्रकृति का देन, वो अपने आप वहाँ पे आ जाता है। जिस तरह का सूक्ष्म जीव जहाँ जरूरत है वो उत्पन्न हो जाता है और वो काम अपना काम के लिए कर लेता है, ठीक है। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कैसे, तो देखिए कहीं पे जीव जंतु मर गया या पेड़ पौधे सड़गल गिर जाए, पत्ता उता, तो पत्ता उता या जीव जंतु का जो शरीर है वो कुछ दिनों में देखते होंगे सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है वो, है ना, या कहीं तो खाद बन जाता है ना। तो मिट्टी में वो मिल कैसे गया, उसको कौन मिट्टी में मिला रहा है, तो उसमें भी सूक्ष्म जीव है ना। जैसे कोई जंतु मरा हुआ है तो उसमें सूक्ष्म जीव हमला कर देता है चारों तरफ से, है ना, यानी इसी से उत्पन्न होता है, उधर आता नहीं, या आता भी है कुछ बहुत और कुछ बहुत, ये शरीर से उत्पन्न हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव वहाँ पर उत्पन्न हो करके और इस शरीर को खा करके और पचा देता है, खा करके पचा देता है, यानी मिट्टी बना देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से वो पर्यावरण को भी स्वच्छ बना देता है। जैसे देखते हैं ना, कुत्ता उता मर जाता है रोड में, और अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होता तो कुत्ता मरला रहता रोड में, हमेशा के लिए वो वैसे ही रहता, महकते रहता है ना। तो उसको क्या करता है, वो सूक्ष्म जीव खा जाता है, खत्म कर देता है, कुछ दिन तक रहेगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जीव जंतु जो मर उड़ जाते हैं, या पेड़ पौधा का पत्ता उता हुआ या डाली उली जो भी पेड़ पौधा का सड़ गिर जाते हैं, तो उसको सड़ाने गलाने का काम ये सूक्ष्म जीव ही करता है, ठीक है। तो ये सब उपयोगी है हमारे लिए। उसके बाद कार्बनिक खाद बनाने में, है ना, कार्बनिक खाद जैविक खाद जिसको बोलते हैं, तो वही पता है, मतलब पत्ता उता को वो खा पी करके सड़ा गला, जो सड़ने गलने वाला चीज़ है वो सड़ता गलता कैसे है, तो वो सूक्ष्म जीव कारण है ना। जैसे प्लास्टिक को सूक्ष्म जीव नहीं गला सकता है, इसलिए प्लास्टिक कितने दिन रहे, मिट्टी के अंदर है या बाहर रहे, वो प्लास्टिक ही रहता है, वो सड़ता गलता नहीं है। लेकिन जो सड़ने गलने वाला चीज़ है, जैसे छिलका उनका हो गया फल सब्जी का, है ना, बचा हुआ भोजन पूरा अगर रख दे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी मिट्टी में मिल जाता है, वही खाद, वही कार्बनिक खाद होता है ना, जैविक खाद। तो जैविक खाद बनाने में, उसके बाद मृदा को उर्वरता शक्ति बढ़ाने में, और देखिए खाद बनने गया तो खाद ये बना रहा है तो उसको मिट्टी में डालेंगे तो उसका उर्वरता शक्ति तो ऐसे भी बढ़ रहा है ना। तो मिट्टी का उर्वरता शक्ति बढ़ाने में भी मृदा किसका, सूक्ष्म जीव का हाथ होता है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसको कहते हैं, उसके द्वारा वो मृदा का उर्वरता को बढ़ाता है। तो वो क्या होता है उसको भी आगे देखेंगे ना। अभी फिलहाल कहाँ कहाँ उपयोग है उसको देखते हैं। उसके बाद डिटेल से कुछ कुछ उपयोग को पढ़ना है, जैसे औषधि निर्माण को पढ़ना है, क्या क्या निर्माण होता है, क्या क्या औषधि बनता है, तो उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल हम खाली उपयोगी देख रहे हैं, कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो ये सब बनाने में, पर्यावरण स्वच्छ रखने में, खाद बनाने में, मृदा को उर्वरता यानी उपज बढ़ाने में, और औषधि यानी दवा बनाने में, ठीक है। औषधि निर्माण में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग है। क्या क्या औषधि बनता है देखेंगे अगले स्लाइड में। फिलहाल बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। औषधि बनाने में उपयोग होता है, जैसे एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे। एंटीबायोटिक डॉक्टर बोलता है एंटीबायोटिक लेना होगा, है ना। दर्द बुखार उखार का दवा देता है, उसके साथ बोलता है ये एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक के साथ खाइएगा। तो ये एंटीबायोटिक क्या है, तो ये औषधि जो दवा है वो सूक्ष्म जीव से ही निर्मित एक दवा है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक कौन कौन सा है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन, इस तरह का 3-4 पढ़ना है, तो उसको आगे देखेंगे। फिलहाल उपयोगी में इतना सा क्लियर है। सूक्ष्म जीव आगे देखेंगे, औषधि देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग मतलब क्या, इंडस्ट्रियल यूज, मतलब इंडस्ट्रियल मतलब समझ में आ रहा है। वाणिज्यिक तो मैं इतना जल्दी से नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ वर्ड होता है जिसको इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज, जैसे वाणिज्यिक पढ़ने में सही नहीं आ रहा है तो समझेंगे क्या चीज़ को, लेकिन इंडस्ट्रियल से समझ में आ जाता होगा। इंडस्ट्री फैक्ट्री सब समझ में आता है। तो इंडस्ट्रियल यूज यानी कि इंडस्ट्रियल यूज किसको बोलते हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने में कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है, बड़े पैमाने में कोई चीज़ का उत्पादन होता है तो उसी को इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज भी है इसका, यानी जैसे बड़े पैमाने में अल्कोहल बनता है, शराब बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, और इन सभी चीज़ों को बनाने में किसका हाथ होता है, किसके द्वारा बनता है, तो सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव यहाँ पे ये सब बनाता है अल्कोहल को, और ये बड़े पैमाने में बनता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल यूज कहते हैं, यानी इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है,
ठीक है, व्यापार के लिए। आगे एक चीज पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन या फर्मेंटेशन क्या है? तो देखिए चीनी है, चीनी तो देखे होंगे सब। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन, यानी चीनी से अल्कोहल बनाते हैं, उस प्रक्रिया को, वो जो पूरा प्रक्रिया है जिससे चीनी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, चीनी अल्कोहल बन जाता है, उसी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। याद रहेगा। तो चीनी को अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन। ठीक है, तो वो चीनी अल्कोहल कैसे बन जाता है? तो चीनी में ईस्ट का प्रयोग करते हैं ना, चीनी में ईस्ट मिला करके उसको अल्कोहल बनाया जाता है। तो ईस्ट क्या है? वही सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो चीनी को ईस्ट का प्रयोग करके अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? चीनी को ईस्ट का प्रयोग करके अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्लियर है? तो ये सब क्या है? उपयोगी है। क्या देखा अभी तक? उपयोगी। कहाँ कहाँ उपयोगी है समझ में आ गया? एक एक करके फिर यहाँ पे लगभग सब क्लियर है। औषधि थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दही एक छोड़िए, दही के बारे में यहाँ पे नहीं बताया। दही कैसे बनता है? देखिए दही में कैसे उपयोग होता है। दही तो हम जानते हैं क्या चीज़ से बनता है? दूध से दही बनता है। अभी तो कहिए दूध से दही बन रहा है, सूक्ष्म जीव से थोड़ी बन रहा है। लेकिन देखिए दूध से तो दही बन रहा है, लेकिन दूध से दही बना कौन रहा है? तो वही सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक जीवाणु, जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस, तो इसको भी याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है ना, दूध में एक जीवाणु पाया जाता है, एक बैक्टीरिया है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो एक नंबर में पूछ सकता है दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा लस? तो लैक्टोबैसिलस, बैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है। अब ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, जीवाणु है, तो ये दूध को ज़्यादा दिन जैसे छोड़ेंगे या उसमें कुछ खट्टा पदार्थ अगर डाल दें या कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो ये जो है ना, ये एक जीवाणु है, वो तुरंत जनन करके एकदम भर जाता है ना, 1 से हजारों हो जाता है। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब हो जाता है, तो वही दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध दही का शक्ल ले लेता है। ठीक है, तो दूध से दही कौन बना रहा है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। यानी दूध से दही बनाने में भी जीवाणु का प्रयोग होता है। ठीक, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। उसको लैक्टिव से हम पकड़ के नहीं डालते, वो अपने आप वहाँ रहता है ना, और वो जनन करके फिर 1 से बहुत सारा बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है। ये उपयोगी है हमारे लिए। कैसे उपयोगी समझ में आ गया। औषधि निर्माण को देखते हैं आगे, क्या क्या औषधि इसमें निर्माण होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीव। तो औषधि यानी कि दवा बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सा औषधि में होता है। तो देखिए प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश में समझ में आ रहा है सही से। एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे डॉक्टर से, है ना, दवा का नाम है, जिसको हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। तो ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो बनाते हैं उसको, उस प्रक्रिया में उसको बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिजैविक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, और वो जो रासायनिक पदार्थ है, उस रासायनिक पदार्थ को सूक्ष्म जीव द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को सूक्ष्म जीव से ही बनाया जाता है, सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है इसमें, है ना। तो एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक थोड़ा सा समझते हैं। एंटीबायोटिक है जैसे शरीर में कोई बीमारी हो गया, जीवाणु से, है ना, बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया। अब क्या होगा देखिए, जो शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, हम हो गए बीमार, तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो वो एंटीबायोटिक शरीर में आता है, तो वो एंटीबायोटिक क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको वो मार देता है। ठीक है, वो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है ताकि वो जीवाणु खत्म हो जाए और हमारा जो रोग है, बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीमारी उत्पन्न हो रहा है जीवाणु से। तो जहाँ पे सूक्ष्म जीव से जो बीमारी होता है, चाहे जीवाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से, तो वैसी स्थिति में एंटीबायोटिक दिया जाता है।
तो कुछ दवाओं के साथ में एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक का मेन काम रहता है कि बैक्टीरिया को मारो, है ना, जहाँ जहाँ बैठा बैक्टीरिया एकदम उसको मार दो, वो बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का काम क्या है, तो जीवाणुओं को नष्ट करना। और प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ यानी कि सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर है, रोग कारक, और रोग कारक सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं ना। तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं रोगाणु को नष्ट करना। सूक्ष्म ये जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक का काम क्या है, तो रोगाणुओं को नष्ट करना, है ना। तो जो भी रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है उसको मार देता है। ठीक, तो ये एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन जिसका नाम है, सबसे पहला एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव से निर्मित एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन, है ना। और इस पेनिसिलिन को खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था पेनिसिलिन का, है ना। कौन सा ईस्वी में, तो 28 में। ठीक है, एंटीबायोटिक समझ में आ रहा क्या है, रोगाणुनाशक यानी रोगाणु जो हमारे शरीर के अंदर उसको नाश करना। और सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, और उस पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 ईस्वी में। तो चूंकि ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको किसने खोज किया वो पूछता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया, और इसी खोज को लेकर उसको 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। बात आ रहा है समझ में। तो इसी तरह का एंटीबायोटिक, ये तो पहला है, पहला तक एकदम याद रहना चाहिए पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन का खोज किसने किया वो भी याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस तरह का और भी एंटीबायोटिक देखते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन एक होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, उसके बाद एक एरिथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, तो ये सब एंटीबायोटिक का नाम है। ठीक है, और इसके साथ साथ औषधि निर्माण में चेचक का टीका, चेचक होता है ना, दाग धापा लग जाता है, तो वो जो चेचक है उसका टीका जो लगता है, चेचक का टीका भी सूक्ष्म जीव से ही निर्मित होता है। और चेचक का टीका का भी पूछा जाता है किसने इसका खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में। ठीक है, तो चेचक के टीके का खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर 1798। और ये जो चेचक का टीका है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो सूक्ष्म जीव से। ठीक है, उस तरह का। उसी तरह पोलियो हो गया, है ना। पोलियो भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव द्वारा निर्मित औषधि है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से मतलब समझ में आ रहा है कि औषधि निर्माण यानी कि दवा बनाने में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए एंटीबायोटिक के बारे में बेसिकली हमको यहाँ पे डिटेल समझना है। एंटीबायोटिक ये सब है, इतना समझ में आ गया। एंटीबायोटिक का काम क्या है, तो रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है, यानी जीवाणुओं को मार देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें कुछ सावधानियाँ हैं एंटीबायोटिक लेने के लिए, है ना। एंटीबायोटिक लेने से पहले कुछ सावधानियाँ, लेने के बाद भी कुछ सावधानी है, उसको ध्यान दीजिएगा। रियल लाइफ में भी और एग्जाम के में पूछा जाएगा तो उसका तो आंसर देना है, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रियल लाइफ में भी यूज करना है ना। पढ़ाई का मेन मकसद होनी चाहिए उसको अपनी रियल लाइफ में लाना, है ना। जो अच्छी बातें हैं उसमें अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि खाली परीक्षा पास करने के लिए पढ़े, जैसे ये सब काम का चीज़ है ना। तो इसको ऐसा नहीं कि खाली परीक्षा किसी तरह पास हो जाए उसका घाटा ये सब का था, है ना। तो जैसे सावधानी, एंटीबायोटिक का बीमार तो सभी पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो बीमार नहीं पड़ेगा, एंटीबायोटिक भी सभी लिए होंगे, है ना। तो उसको लेने में कुछ कुछ सावधानियाँ, देखिए डॉक्टर से सलाह से ही ले हमेशा, ये तो साधारण सलाह है, मतलब सावधानी है। कोई भी दवा हो, खाली एंटीबायोटिक ना, कोई भी दवा हो तो दवा लेने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। ठीक है, खुद डॉक्टर मत बनिएगा, कहा कि बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसका नहीं बने कोई भी दवा का। ठीक है, तो सावधानी क्या है, पहला सावधानी तो वही सिंपल वाला सावधानी है कि डॉक्टर की सलाह से, लेकिन सिंपल सावधानी है लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर सलाह से ना लिया किसी तरह उल्टा पलटा खा गए तो समझिएगा क्या होगा। तो ये डॉक्टर के सलाह से लेनी चाहिए। दूसरा बात इसमें ध्यान रखना, कोर्स पूरा करना चाहिए, है ना, अन्यथा अगली बार ये काम नहीं करेगा। कोर्स पूरा करना चाहिए, यानी डॉक्टर जितना बोल दिया ना कि इतना दिन खाइए तो इतना दिन खाइए। क्या होता है कि अगर डॉक्टर 5 दिन का दवा दिया, अगर एक दिन खाए यार ठीक लग रहा है तो ठीक तो हो गया था वो कहा खाए, है ना।
अगले बार काम आएगा, फिर कभी कोई बीमार पड़ेगा तो दे देंगे। और खुद डॉक्टर फिर बन जाता है, हाँ हमको भी ऐसे नहीं हो रहा था, ये खाया तो ठीक है हो गए, चलो खाओ, ठीक है। तो 5 दिन का है, 10 दिन का है, जितना भी दिन का दे डॉक्टर सोच समझ के देता है। तो अच्छे डॉक्टर दिखाएंगे तो अब ऐसा नहीं कि झोला छाप भी डॉक्टर बहुत रहता है, तो लोग का तो खैर अलग बात है। तो जो अच्छे डॉक्टर से दिखाए तो वो एक सोच समझ के देता है, आपके शरीर के अनुसार इतना दिन आपको खाइए तो आपका शरीर ठीक रहेगा। तो कोर्स को पूरा कीजिए। कोर्स पूरा नहीं करने से क्या होगा, अगली बार जब एंटीबायोटिक लीजिएगा ना तो काम ही नहीं करेगा, है ना, मतलब अगले बार दवाइए काम नहीं करेगा। तो इसलिए कोर्स को पूरा करना चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है, अधिक प्रयोग ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा भी प्रयोग नहीं करना है ना। वहाँ तो कोर्स कंप्लीट करने का रहे हैं, यानी ज़्यादा खाना, तो जितना बोलेगा उतना नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने 5 दिन में खा बेसे हुए तो 8 दिन खा देते हैं ना, एकदम कहीं बीमारी नहीं पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अधिक नहीं प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा। ऐसे भी कोई भी जो दवा है, अंग्रेजी दवा खासकर, उसको जो ज़्यादा नहीं प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ये इसी तरह एंटीबायोटिक को भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका ज़्यादा अगर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव बनने जो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक को बताए थे इसका क्या काम रहता है, जीवाणु को मारना। कैसा जीवाणु को, हानिकारक मतलब रोगाणु को नाश करना, मतलब जो रोग पैदा कर रहा है, रोग कारक जीवाणु भी उसको कहते हैं, रोगाणु या रोग कारक जो बीमारी पैदा कर रहा है उसको मारना। लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा खा जाइएगा ना तो क्या होगा, उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देगा। उपयोगी माने जो अच्छा जीवाणु है, बैक्टीरिया तो सबका शरीर में होता है ना, बैक्टीरिया से पाचन उचन होता है, तो बैक्टीरिया जो अच्छा वाला है उसको भी मार देगा। अब ले वो हानिकारक वाला को मारने के लिए खा रहे हैं, तो जो हमारे लिए उपयोगी अच्छा चीज़ है उसको भी मार देता है, तो समस्या है। इसलिए अधिक प्रयोग ना करें। उसके बाद विषाणु से उत्पन्न रोगों के लिए ये असरकारी नहीं होता है। विषाणु मतलब वायरस, है ना। तो वायरस से जो बीमारी हुआ है ना, वायरस से कोई बीमारी होता है तो उसमें एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता, तो वहाँ लेने बेकार है ना। एंटीबायोटिक वैसे स्थिति में नहीं लेंगे। अगर विषाणु से बीमारी हुआ है, वायरस से हुआ, जैसे एड्स हो गया, तो एड्स में ये काम नहीं करे, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, तो वायरस यानी विषाणु बोला है वो, तो उसका एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा उसमें, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही देखते हैं, इतना सा सीखिए, अच्छे से समझ गए होंगे। आगे टीकाकरण देखेंगे। तो टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, टीकाकरण के बाद शत्रु कैसे है, मतलब हमारे ये दुश्मन कैसे है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे टीकाकरण। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। टीकाकरण ना समझे, टीकाकरण एकदम बहुत बढ़िया समझे, क्या कि टीकाकरण थोड़ा अजीब टाइप का है, थोड़ा सा बहुत जल्दी नहीं समझ पाता है कोई, है ना। तो टीकाकरण को स्पेशल वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो और उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आएगा, एकदम सिंपल तरीका से समझाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, काहे की समस्या जान रहे होंगे, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है मेरे पास, है ना। तो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर जो डाटा है एक वीडियो में ख़त्म हो जाता है, दिन भर लग जाता है अपलोड करने में, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो इसलिए इतना ही देखिए। अगला में देखेंगे टीकाकरण और ये शत्रु कैसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।